हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम इकोनॉमी का, अगर आप ठीक से आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं तो आज हम इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इकोनॉमी के 2 टेस्ट आ चुके हैं। आज हम तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स के हम लोग नोट्स बाई कोरियर पूरे इंडिया में प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग 8444710108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सबका मटेरियल पूरे भारत में कोरियर से भेजा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस टेस्ट में इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कई सालों में जहां जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री के आ चुके हैं, पॉलिटी के आ चुके हैं, ज्योग्राफी का डेली मैं कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, सॉरी, इकोनॉमी का। ज्योग्राफी और इकोनॉमी के डेली आ रहे हैं, उनको भी आप लोग कंटिन्यू देखते चले जाइए। और अगर आप सारे के सारे टेस्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा। टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित विशेषताओं में से विकासशील देशों की विशेषता कौन सी है? अब ये तो चैप्टर जिसके जो क्वेश्चंस है ना, इसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास मान सकते हैं। अब विकासशील देशों की विशेषताएं कौन सी हैं? क्योंकि जितने भी देश हैं, चाहे विकासशील हों, चाहे विकसित हों, चाहे अर्ध विकसित हों, चाहे अर्ध विकासशील हों, जहां पर डेवलपमेंट के आधार पर जब कंट्रियों को बांटते हैं तो मेजर रूप से विकसित, विकासशील और अर्ध विकासशील कंट्रियों के अंदर हम लोग अलग अलग कंट्रियों को देख सकते हैं। लेकिन यहां पर इसने पूछा है कि विकासशील देशों की विशेषता कौन सी हो सकती है। अब इसमें देखिए, विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विशेषताओं के आधार पर आप लोग 1 2 3 तीनों को ही मानेंगे। कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात होता है। इस आधार पर अगर देखेंगे तो आपका मतलब सारे के सारे इसके आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी को आप लोग जो है वो विकासशील देशों की श्रेणी में काउंट करेंगे। क्योंकि नॉर्मली अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं होती हैं, बट यहाँ सारे के सारे इसकी तीनों विशेषताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। अब कथनों में क्या है? भारत ने आर्थिक नियोजन की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र है। अब देखो, दूसरा हो या ना हो, पहला तो ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो भारतीय राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, पहली बात भी सही है, आर्थिक नियोजन की प्रेरणा हमने यूएसएसआर से ली, बिल्कुल सही ली। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय आयोजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ आपकी सूची 2 है। अब आप एक एक को देखिए। श्रीमन्नारायण, बॉम्बे प्लान, एमएन राय, गांधी योजना, केसी नियोगी, पीपुल्स प्लान, 8 प्रमुख उद्योगपति 1950 में योजना आयोग के गठन से संबंधित। अब अगर ठीक से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज को समझना है। जैसे श्रीमन्नारायण है, संबंध क्या आ जाएगा आपका? गांधी योजना से। केसी नियोगी है, केसी नियोग सॉरी एमएन राय है, एमएन राय का संबंध पीपुल्स प्लान से आप आ जाएगा। केसी नियोगी 1950 के योजना आयोग के गठन से संबंधित आ जाएगा। और 8 प्रमुख उद्योगपति यानी बॉम्बे प्लान। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका इसमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? इंडियन इकोनॉमी का कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, ये बताना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण हैं। ये आपको पता होगा तभी तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे आप विशेषताओं में देखते हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में रूढ़िवादी समाज, अशिक्षा, समाज में क्षत्रियों का हीन स्थान, भाग्यवादिता, जाति धर्म, भाषा के आधार पर विभाजन, ये कुछ आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लक्षण की बात अगर करेंगे तो कृषि प्रधानता है क्या लक्षण में? अ, तकनीकी पिछड़ापन है क्या लक्षण में? विकसित प्राकृतिक संसाधन है क्या? आय वितरण की समानता है या नहीं है? अब इसने पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है।
अब कृषि की प्रधानता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकनीकी पिछड़ापन भी है हमारे पास बाकियों की बजाय, डेवलप्ड कंट्री की बजाय, तो दो तो हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। तब देखो इसमें ए भी दोनों है, इसमें टू है, इसमें भी टू है, तो इसका मतलब ना आंसर ये, ना आंसर ये, ना आंसर ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक ही बचा, क्योंकि विकसित प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, आय वितरण की कुछ हद तक समानता हमारे पास है, तो आप लोग डी आंसर की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। किसी देश का आर्थिक विकास प्रमुख रूप से निम्नलिखित से किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है भाई, वो किन चीजों पर निर्भर करेगा? क्योंकि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो कौन सी चीजों पर निर्भर करेगा? जैसे प्राकृतिक साधनों की बात होगी, पूंजी निर्माण है, उपभोक्ताओं की संख्या है, बाजार की उपलब्धता है। अब इसमें आर्थिक विकास जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा उसको पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर आपका छठा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के अलग विकसित होने का कारण क्या है? कोई भी देश अलग विकसित क्यों होगा? क्योंकि अगर देश में गरीबी होगी तो अलग विकसित होगा, पूंजी संचयन का अभाव होगा तो भी अलग विकसित होगा, जनांकी कठिनाइयां अगर होगी तो भी होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 सब होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें डी आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको भाई। अगर नहीं सही से समझेंगे तो फिर आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी हो जाएंगे। अब देखो 7 क्वेश्चन, मैं तो 7 पे ले आता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक विकास का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? आर्थिक विकास क्या होता है ये आपको समझना है। आर्थिक विकास का अर्थ या अभिप्राय आपसे पूछा गया है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास क्या होगा? किसको आप लोग आर्थिक विकास का नाम देंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, ये भी होगा तो ही आपका आर्थिक विकास होगा। आय का समान वितरण, ये भी चाहिए। आत्मनिर्भरता, ये भी चाहिए। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये भी चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? ये सब कुछ चाहिए, तभी तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंज गुणांक की निम्न में से क्या तात्पर्य है? लॉरेंज गुणांक की निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? निर्धनता के कारण को समझना, राष्ट्रीय उत्पाद वितरण में परिवर्तन को समझाता है, राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। लॉरेंज गुणांक जो है वो राष्ट्रीय आय वितरण में परिवर्तन को समझाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, खुले बाजार में प्रतिभूति बेचने से क्या होगा? अगर खुले बाजार में प्रतिभूति बेचेंगे तो क्या होगा? उससे मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कैसी है? साख विस्तार, सस्ती मुद्रा नीति, नियंत्रित मुद्रा नीति और साख नियंत्रण। नियंत्रित मुद्रा नीति भारत विस्तार है भारत में भाई, और साख नियंत्रण जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर इस आधार पर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, भारत की जनसंख्या नीति मुख्यतः, भारत की जो जनसंख्या नीति है वो मुख्यतः किस चीज पर आधारित है? परिवार नियोजन की नीति है भाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भरमार है और यही वजह है कि हम लोग हर चीज में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भूखमरी आती है तो देश में इतना अनाज उत्पादन होने के बाद भी भूखमरी होती है। बीमारी कोरोना जैसी आती है, सबसे ज्यादा समस्या हमें होती है। इकोनॉमिक गिरावट आती तो हमें दिक्कत होती है। हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो हमें दिक्कत होती है। सड़कों की बात आएगी तो हमारी सड़कें ज्यादा टूटती हैं। तो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन है भाई हमारे भारत के ऊपर। अगर पॉपुलेशन का इतना बर्डन नहीं होता तो प्राकृतिक रूप से हम लोग इतने समृद्ध हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को धूल चटा सकते थे। तो ये बिल्कुल है, परिवार नियोजन की नीति है, लेकिन फिर भी देश में सही से लागू नहीं हो पा रहा है। तो जब तक पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी तब तक बहुत समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण बताओ। भारत में कृषि का जो पिछड़ापन है उसके कारण देखिए आप लोग। देखो, जोतों का अनार्थिक आकार, बिल्कुल, क्योंकि जोतों का अनार्थिक आकार होगा तो दिक्कत आएगी। कृषक की ऋणग्रस्तता, किसान जो वो ऋण के बोझ के तले दबा हुआ है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। और उचित कृषि मूल्य की नीति, उचित कृषि मूल्य की नीति का अभाव है भाई। और अगर थोड़ी बहुत कोशिश भी होती है तो फिर भारत में पॉलिटिक्स इतनी घटिया सतर की है तो उसको भी नहीं होने दिया जा सकता। तो आपका आंसर जो है वो आपका ऑल ऑफ द अबव आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक भूधारण से क्या तात्पर्य है? आर्थिक भूधारण क्या होता है ये आपको बताना है। आर्थिक भूधारण से क्या तात्पर्य है? आर्थिक भूधारण क्या होता है? देखिए, आर्थिक भूधारण नंबर 1,
कृषि से स्वयं के पेट भरने तक का खर्च चलना। नंबर 2, कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण। यस, कृषि भूमि द्वारा कृषक स्वयं तथा परिवार का भरण पोषण कर सकता है अभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से सुधार भू सुधार नहीं है? कौन सा सुधार जो भू सुधार नहीं है? देखो, जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, सघन कृषि विकास कार्यक्रम या भूमि कानून में सुधार। जमींदारी उन्मूलन जो है वो भू सुधार है भाई, चकबंदी भी भू सुधार है, भू कानूनों में सुधार भी भू सुधार है। तो क्या है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम जो है वो भू सुधारों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखो भाई। 15वां क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इंडिया में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? कुएं और ट्यूबवेल होंगे भाई। कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, सबमर्सिबल के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सबसे ज्यादा है? किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के आधार की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पिता पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं। आंसर है विश्व के लेवल पर। नॉर्मन बोरलॉग पूरे दुनिया में हरित क्रांति के पिता या जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगर हम लोग स्वामीनाथन की बात करेंगे या दूसरे अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे तो बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति का पिता है। और भारत में भी बोरलॉग के नाम से जो अवार्ड है वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये आपको याद रखना है। नंबर 1 चीज तो आपके सामने ये होगी। नंबर 2, रासायनिक खाद का आविष्कार किया था, यही तो वजह है, इसी की वजह से तो इतनी ज्यादा सक्सेस मिली। तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 18वां, भारत में एफसीआई की स्थापना का उद्देश्य बताओ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का उद्देश्य आपको बताना है। क्या उद्देश्य रहा है? खाद्यान्नों के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था। आज भारत में जितना भी खाद्य भंडारण होता है और वितरण की व्यवस्था है वो सारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाथों में है, इसी वजह से अच्छा नियोजन हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो उसे हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हो तो हल करने का उपाय क्या है? कृषि, लघु उद्योग और घरेलू उद्योग क्षेत्र में निवेश वृद्धि होनी चाहिए, तभी फायदा ऑप्शन आपके पास सुझाव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? दुग्ध पूर्ति में वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। औद्योगिक विकास के वार्षिक दर बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाना चाहिए। कौन सा उपाय हो सकता है ये देख लीजिए आप लोग। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे तभी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, मानवीय संबंध सुधार होगा तभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण सुधार होगा तभी होगा। तो तीनों का तीनों है, और तीनों का तीनों है, तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है? किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन जो किया जाता है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उसका अवमूल्यन होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में कौन शामिल है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में शामिल कौन है? आंसर आ जाएगा आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, अभी तक तो तीनों है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां, भारतीय योजना आयोग क्या है? भारतीय योजना आयोग, आंसर आ जाएगा सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी के रूप में नया नीति कमीशन बन चुका। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री हुआ करता था, नीति कमीशन का भी वही है नया नाम। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इनका भी भाई। क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा दिया जाता है? योजना आयोग या नीति कमीशन के उपाध्यक्ष को किसकी बराबरी का दर्जा मिलता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के वो 2 प्रमुख राज्य जिनका योजना परिव्यय सर्वाधिक है। भारत के कौन से 2 राज्य जिनका योजना परिव्यय सबसे ज्यादा है? आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रास्फीति पर
अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण हो सकता है कैसे? मुद्रापूर्ति की वृद्धि को रोक करके भाई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण करने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है? कौन सा? कीमतों में स्थायित्व भाई, ये जरूरी है वरना दिक्कत हो सकती है। तो कुछ तो थी आपके सामने, जो क्योंकि जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और अब मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाह रहा हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। पॉइंट टू पॉइंट बहुत सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें पता नहीं होंगी तो फिर आपको एग्जाम के समय, क्योंकि जो क्वेश्चन हम डिस्कस पिछले सालों में आ चुके ना, वो हो सकता है जो के तो ना आए, बट वो रिलेट करके जरूर आएंगे। और अगर रिलेट करके आपको वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए आपसे, तो इसका मतलब गड़बड़ कहीं ना कहीं हम आप लोगों के अंदर है। तैयारी अगर सही नहीं हुई है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आमतौर पर कई बार हम क्वेश्चनों में नहीं देख पाते हैं। जैसे एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी मानी जाती है? इंडियन जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था मानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। विशेषताएं बताई थी मैंने आपको, वो देख लिया आपने। जनसंख्या से संबंधित विशेषताएं क्या हैं? उच्च जन्म दर तथा तुलनात्मक रूप से निम्न दर। तकनीकी से संबंधित विशेषताएं हो सकती हैं। भारत में गरीबी रेखा का मतलब क्या है? योजना आयोग द्वारा गठित विशेष दल, टास्क फोर्स ऑन मिनिमम रेट्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड के अनुसार भाई क्या है वो आपको देखना है। गरीबी दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? रोजगार के नए अवसर। नंबर 2, जनसंख्या नियंत्रण। नंबर 3, निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ाई जाए। नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम सख्ती से लागू किया जाए। देश के आर्थिक विकास में तेजी लाओ, रोजगार के अवसर दिए जाएं, आर्थिक समानता लोगों की सही तरीके से हो, परिवार नियोजन के द्वारा परिवार का आकार कम हो, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार पाठ्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। यही चीजें तो हो सकती हैं, और क्या हो सकती है? फिर बात आती है गरीबी की। गरीबी रेखा, पावर्टी, इंडिया खतरनाक सिचुएशन में है। फिर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कई स्वरूप हैं भाई, जैसे लॉर्ड किन्स ने अलग स्वरूप दिए हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्वरूप दिए गए हैं। बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं? तीव्र वृद्धि जनसंख्या हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा क्या है? जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होना, ये ध्यान रखना है। दूसरा, कृषि पर दबाव बढ़ेगा तो भी आपको दिखेगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होगी तो भी आपको दिखेगा। भ्रष्टाचार होगा तो भी आपको दिखेगा। मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो भी आपको दिखेगा। व्यापार 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 परक शिक्षा के अगर नहीं मिलेगी तो भी आपको दिखेगा। सब रोजगार अगर नहीं होंगे तो भी आपको बेरोजगारी दिखेगी। तो ये एक रीजन हो सकते हैं। दूर कैसे करेगा? इसका उल्टा कर लो आप लोग, ये भी तो आपको देखना है ना। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कुछ चीजें और आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ और कुछ साझा करूंगा। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। नई पॉलिसी कैसे आएगी उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप लोग राष्ट्रीय आय भारत में किस तरीके से वितरण है वो आपको पता होगा निजी प्रॉपर्टी का। उसके अलावा आय वितरण में असमानताएं क्या क्या वो भी आपको पता होना चाहिए। पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस की जो रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अगर आपको होगा तो भी आपके काम आ जाएगा भाई, वरना फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आयंगर और बर्मानंद के अनुमान जो एस्टिमेट आए थे वो भी आपको पता, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो उसको थोड़ा सा बेटर जानते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कृषि की समस्याएं और समाधान भी आपको पता होना चाहिए। समस्याएं क्या हैं और समाधान कैसे हो सकता है, जिसका भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा, भूमि सुधार के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उत्पादन भूमि भूमि या कृषि विभाग के अंदर या कृषि व्यवस्था के अंदर जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जोतों के आकार कैसे हो सकते हैं वो आपको पता हो। सिंचाई की व्यवस्थाएं कैसे भारत में उसका आपको आइडिया हो। जो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट थे। आने वाले टॉपिक में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के लेक्चर आ रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं टेस्ट वाइज। इकोनॉमिक्स के हम करते हैं, हिस्ट्री के आ चुके, पॉलिटी के आ चुके, सारे के सारे सेक्शन आपके कंप्लीट होने चाहिए। जीके अगर आपका पूरा होगा और सोशल साइंस का पोर्शन आपका पूरा होगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने पाई वाली है। किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।